नमस्कार साथियों, आपके अपने चैनल क्रिएटिंग मैथमेटिशियंस में आपका स्वागत है। साथियों, मैं आज के लेक्चर में टीजीटी मैथ्स 2021 का विस्तृत हल लेकर आया हूं। पूरे क्वेश्चन पेपर का हल मैं कुछ पार्ट्स में कवर कर रहा हूं। आज इसका तीसरा पार्ट इस वीडियो में होगा। इसके पहले के दो पार्ट अगर आपने नहीं देखे हैं तो उन्हें अवश्य देखें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 51। इससे पहले के सॉल्यूशंस मैं पहले वाले वीडियोस में दे चुका हूं। क्वेश्चन 51 है 2x प्लस 1/3x की पावर 6। इसके प्रसार में हमको x से स्वतंत्र पद ज्ञात करना है। तो देखिए, इसके लिए हम यहाँ पर सबसे पहले पता करेंगे कि कौन सा पद जो है वो x से स्वतंत्र होगा। इसके लिए हम tr+1 इक्वल टू NCr x टू द पावर n माइनस आर a टू द पावर r इस फार्मूले को यूज करेंगे। इससे हमको r की वैल्यू पता चलेगी। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए n क्या है, 6, ये हम रख देंगे। r हमको पता करना है, x की जगह ये 2x आ जाएगा, 2x टू द पावर n माइनस आर, तो ये 6 माइनस आर हो जाएगा। और a जो है वो 1/3x है की पावर r हो जाएगा। तो ये 6cr, देखिए 2 की पावर 6 माइनस आर, पहले कांस्टेंट टर्म हम इधर रख लेते हैं पहले, और इधर देखिए अपॉन में ये 3 की पावर r आएगा, और x की पावर 6 माइनस आर आएगा, और अपॉन में ये x की पावर r आएगा। तो फाइनली ये 6cr इंटू 2 की पावर 6 माइनस आर अपॉन 3 की पावर r, और ये x की पावर 6 माइनस 2r आ जाएगा। अब अगर x से स्वतंत्र पद है, यानी कि उसमें x नहीं होगा, मीन्स कि ये जो x की पावर है वो 0 होगी। इसको हम 0 के बराबर रख देंगे तो r इक्वल टू हमको मिल जाएगा 3। r इक्वल टू 3 मीन्स कि फोर्थ टर्म जो है वो x से स्वतंत्र होगा। तो अब हमें यहाँ पे फोर्थ टर्म निकालने की जरूरत नहीं है, केवल ये इतना जो है इसमें हम r की वैल्यू रख देंगे तो हमको स्वतंत्र पद क्या होगा ये मिल जाएगा। तो स्वतंत्र पद बराबर इसमें r की वैल्यू रख देते हैं, 6c3 इंटू 2 की पावर 3 हो जाएगा, अपॉन में ये 3 की पावर 3 हो जाएगा। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ये आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से इसकी वैल्यू जो है वो 160/27 आ जाएगी। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसका ऑप्शन सी जो है वो सही है। अब आते हैं हम 52 क्वेश्चन पर। 52 क्वेश्चन देखिए, आप फिगर में आपके सामने बना है। इसमें कहा गया है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का कोई वृत्त है। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का कोई वृत्त है जिसके केंद्र से एक ही दिशा में 2 समांतर जीवाएं हैं जो कि 3 और 4 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। तो देखिए यहाँ पर केंद्र से एक ये हमने 3 सेंटीमीटर की दूरी पर और एक ये 4 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 जीवाएं ले ली, समांतर जीवाएं। ये देखिए यहाँ पर 3 होगा इतनी दूरी, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये दूरी 4 होगी। यहाँ से यहाँ तक ये दूरी 4 और यहाँ तक 3 है। अब यहाँ पर निकालना है जीवाओं की लंबाई का अंतर। तो देखिए हम करेंगे क्या, यहाँ पर रचना कर लेते हैं। इसको हमने इससे मिला दिया। ये दूरी देखिए यहाँ पर 3 है, ये दूरी यहाँ पर त्रिज्या ये 5 है, तो इतनी दूरी आप फिगर में ही समझिएगा ये 4 हो जाएगी। तो इस जीवा को अगर हम ए बी मान लें तो ये 4 और ये भी 4 हो जाएगा। तो ए बी की लंबाई जो है वो हमारी आ जाएगी 8 सेंटीमीटर। अब ऐसे ही हम दूसरी जीवा सी डी मान लेते हैं। अब हम यहाँ पर इसको मिला देते हैं। तो इसमें देखिए यहाँ से यहाँ तक की ये दूरी पूरी 4 दी गई है, और ये दूरी त्रिज्या होगी 5। तो ये पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये दूरी 3 आ जाएगी। तो अब इसका जब हम दुगना करेंगे तो सी डी जो है यहाँ पर आ जाएगा हमारा 6 सेंटीमीटर। ये आप समझ पा रहे होंगे कि कैसे मैंने यहाँ पर ये दूरियाँ निकाली हैं। तो अब इनका अंतर जो है अगर हम लिखेंगे तो ये 8 में से 6 को घटा देंगे तो 2 सेंटीमीटर इसका अंतर आ जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर जो हमारा सही है वो सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, पढ़िए। 53 क्वेश्चन है, कहा गया है कि एक हवाई जहाज क्षैतिज से यू वेग से h ऊंचाई पर उड़ रहा है। क्षैतिज दिशा में, क्षैतिज वेग मतलब कि इस तरीके से वो उड़ रहा है यू वेग से, और h ऊंचाई पर है वो। मान लेते हैं कि जमीन से उसकी ऊंचाई
क्षैतिज तल से h है। एक गिराए गए पैकेट पर जमीन पर पहुंचने में क्या वेग होगा उसका। तो मान लीजिए यहाँ पर जब कोई पैकेट उस पर गिराया जाएगा तो वो इस तरीके का पथ अपनाते हुए आके यहाँ पर गिरेगा। तो क्या गिरते समय उसका वेग होगा, ये हमको निकालना है। तो देखिए यहाँ पर क्षैतिज वेग u है, तो अगर हम इसका ऊर्ध्वाधर घटक लेंगे तो उसका जो प्रारंभिक वेग है वो 0 हो जाएगा। अगर वेग क्षैतिज है तो ऊर्ध्वाधर घटक 0 होगा। ऊंचाई ये इसकी h दी गई है, वेग हमको निकालना है, तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2fs हम फार्मूला लगाएंगे तो v स्क्वायर बराबर u यहाँ पर देखिए 0 हो जाएगा। ये u नहीं लिया जाएगा, ऊर्ध्वाधर वेग लिया जाएगा, प्लस 2f की जगह हम यहाँ पे g ले लेंगे। अब यहाँ पे गति गुरुत्वीय त्वरण के अधीन होगी और s जो है वो हमारा h हो जाएगा। तो v स्क्वायर बराबर 2gh यानी कि v बराबर √2gh इसका आंसर होगा। तो √2gh यानी कि इसका b पार्ट जो है वो सही होगा। क्वेश्चन नंबर 54 पर आते हैं। 54 देखिए यहाँ पर दिया गया है fx इज इक्वल टू x प्लस 1 की पावर cot x। यहाँ पर देखिए x इज इक्वल टू 0 पर यह सतत होगा यदि f0 का मान है। तो x इक्वल टू 0 पर यह सतत है और f0 का मान निकालना है। x इक्वल टू 0 पर सतत है। तो देखिए यहाँ पर जब हम इसमें x की जगह जब 0 रखेंगे तो यहाँ पर ये 0 1 की पावर इनफाइनाइट आएगा, ये अनडिफाइन आएगा। तो अगर इस फॉर्म में किसी फंक्शन की वैल्यू हमको प्राप्त होती है तो हम यहाँ पर उस फंक्शन की वैल्यू निकालने के लिए इस रिजल्ट को यूज करेंगे कि अगर लिमिट x टेंड्स टू 0 fx टू द पावर gx इक्वल टू 1 टू द पावर इनफाइनाइट है, इफ अगर ऐसा है देन इसकी वैल्यू जो है वो हो जाएगी e टू द पावर में लिमिट x टेंड्स टू 0 fx इंटू gx। ये रिजल्ट आपको याद होना चाहिए इस क्वेश्चन के लिए। तो अब हम यहाँ पर इसकी वैल्यू जब निकालेंगे तो ये आएगा e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 x fx देखिए यहाँ पर x माना जाएगा और gx जो है वो cot x होगा। तो x cot x, अब हम जब यहाँ पर इसके लिमिट लगाएंगे तो ये 0 cot 0 आ जाएगा, सॉरी 0 cot 0 तो फिर अनडिफाइन आएगा। तो हमें इसको लिखना क्या चाहिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 x अपॉन cot x को हम अपॉन में ले आएंगे तो 10x। तो अब लिमिट x टेंड्स टू 0 x अपॉन 10x ये 1 होता है, 10x अपॉन x हो या x अपॉन 10x हो तो ये 1 होता है। तो इस तरीके से ये e टू द पावर 1 यानी कि इसकी वैल्यू आ जाएगी e। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है वो हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 55 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए यहाँ पर एक समीकरण दिया गया और कहा गया है कि एक वृत्त निरूपित करें तो इसकी त्रिज्या क्या होगी। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले अगर ये वृत्त है तो ये एक्स वाई का टर्म नहीं होगा यहाँ पर, यानी कि ये c-2 इक्वल टू 0 होगा। ये कंडीशन आपको मालूम होगी, इससे c इक्वल टू यहाँ पर 2 आ जाएगा। अब बस हम r का फार्मूला लिख के r की वैल्यू निकाल लेंगे। √g² प्लस f स्क्वायर माइनस c फार्मूला होता है। g की वैल्यू देखिए यहाँ पे -2 है तो +4 हो जाएगा स्क्वायर। f की वैल्यू भी देखिए इससे यहाँ पर -2 आएगी तो f स्क्वायर 4 हो जाएगा और c स्क्वायर -c होता है, c यहाँ पर 2 है बट यहाँ पर जो कांस्टेंट c है वो c स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे ये 4 कैंसिल होके √4 2 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है, एक अर्धगोले की त्रिज्या a है तो इसका गुरुत्व केंद्र से कितनी दूरी पर होगा। तो यहाँ पर ये सीधे फार्मूला यूज होगा 3a/8 डिस्टेंस पे इसका गुरुत्व केंद्र होगा। इसका आंसर हम सीधे लिख देंगे तो इसका a पार्ट जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 57 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, इसमें हमको एक अनुक्रम दिया गया है log 1/n। हमें यहाँ पर पता करना है कि अभिसारी है कि अपसारी है। तो इसमें देखिए यहाँ पर इसका ऑप्शन सी जो है वो सही होगा, -इनफाइनाइट को अपसारी होगा ये।
स्टूडेंट यहाँ पर इस तरीके के रिजल्ट आपको देखते ही यहाँ पर लिखने चाहिए। देखिए log n अगर होता तो ये प्लस इनफाइनाइट की ओर अपसारी होगा, और log 1/n है तो ये log 1 माइनस log n हो जाएगा, तो ये माइनस इनफाइनाइट मतलब माइनस आ जाएगा, log 1 माइनस log n। log 1 जो है वो 0 होता है, तो माइनस log n ये माइनस इनफाइनाइट की ओर अपसारी होगा, डाइवर्जेंट टू माइनस इनफाइनाइट। इस तरह के क्वेश्चंस के रिजल्ट आपको लर्न हो ये ज़्यादा अच्छा रहता है। इतने कम समय में आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, तो यहाँ पर इस रिजल्ट को आप ध्यान रखिए कि log n अगर है तो वो प्लस इनफाइनाइट की ओर अपसारी होगा, log 1/n है तो माइनस इनफाइनाइट की ओर अपसारी होगा। क्वेश्चन नंबर 58 में आते हैं। 58 देखिए, इसका कैलकुलेशन काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है ये। यहाँ पर एक समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं दी गई हैं। यहाँ पर एक समांतर चतुर्भुज हम ले लेते हैं, इसकी संलग्न भुजाओं के समीकरण दिए गए हैं यहाँ पर 4x + 5y = 0, और इसका समीकरण हम ले लेते हैं 7x + 2y = 0। फिर कहा गया है यदि एक विकर्ण जो है वो 11x + 7y + 9 = 0 है, तो देखिए हम यहाँ पर ये वाला विकर्ण लेंगे। क्यों हम ले रहे हैं इसको आप समझिएगा। इन दोनों यहाँ पर भुजाओं के जो समीकरण दिए गए हैं इनका अगर हम प्रतिच्छेद बिंदु निकालेंगे तो 0 0 आएगा। निकालने की जरूरत नहीं है, हमको सीधे दिख रहा है कि ये दोनों रेखाएं जो हैं वो मूल बिंदु से जाने वाली हैं, इसमें कांस्टेंट का टर्म नहीं है, यानी कि इनका इंटरसेक्शन पॉइंट जो है वो 0 0 आएगा। तो ये जो यहाँ पर विकर्ण का समीकरण दिया गया है, देखिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 11x + 7y = 9। यहाँ पर ये 0 0 को सेटिस्फाई नहीं करेगा, यानी कि इस तरफ से जाने वाला ये विकर्ण ये नहीं होगा, तो ये वाला विकर्ण होगा। अब हम देखिए यहाँ पर इसका प्रोसेस शुरू करते हैं दूसरे विकर्ण का, मतलब कि इसका समीकरण हमको ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले मान लेते हैं कि ये पॉइंट A है, ये B C D, ए हमको 0 0 मिल गया। अब हम यहाँ पर इस लाइन के समीकरण और यहाँ पर इस विकर्ण BD के समीकरण को, इन दोनों समीकरणों को हल करेंगे तो ये पॉइंट हमको B मिल जाएगा। B = ये मैं सीधे लिख देता हूँ 5/3, -4/3। ये आप आराम से सॉल्व कर लेंगे। मैं यहाँ पर वीडियो में आपका समय बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ, ये मैंने पहले से ही सॉल्व कर लिया है। ऐसे ही अब आप यहाँ पे इस समीकरण और इस समीकरण मतलब AD के समीकरण और BD के समीकरण को हल करेंगे तो ये पॉइंट आपको D मिल जाएगा। तो D आप ये आराम से हल कर सकते हैं, -2/3 7/3। तो अब आपको B और D मिल गए। अब आप इसका मध्य बिंदु C निकाल लीजिए। तो मध्य बिंदु यहाँ पर इसका C जो आ जाएगा x1 + x2/2 और y1 + y2/2, इससे आपको ये C 1/2 पॉइंट मिल जाएगा। तो इतना प्रोसेस करने के बाद अब देखिए इस विकर्ण इसको हम O मान लेते हैं, C यहाँ पर है ये, इसको हमने O मान लिया। तो अब विकर्ण AO जो है, AOC ये विकर्ण जो है, इस पर हमको 2 बिंदु मिल गए। तो 2 बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण फार्मूला हम लगा देंगे y - y1। तो y- देखिए ये x1 y1 मान लिया, ये x2 y2 मान लिया, 1/2 तो y - 0 = y2 - y1। देखिए ये y2 - y1 1/2 आएगा, अपॉन x2 - x1 ये भी 1/2 आएगा, और ब्रैकेट में x - x1 होता है तो x - 0 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरीके से ये y = x आ जाएगा। और हमारे पास जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें चौथा ऑप्शन x - y है, तो इसको हम इधर ले जाते हैं। तो x - y = 0, ये ऑप्शन D यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, एक गुणन समूह मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप दिया गया है 1 - 1 i - i। इसके हमको यहाँ पे ये साइक्लिक ग्रुप है कहा गया है, और इसके जनक क्या होंगे, इसके जनरेटर्स क्या होंगे। तो जनरेटर्स इसका जो आंसर होगा यहाँ पे C पार्ट है i और -i। अब इसको आप समझिए कि ये कैसे इसका आंसर आएगा। देखिए जनरेटर्स क्या होते हैं कि इनकी हम यहाँ पर कुछ भी पावर करें तो हमको एलिमेंट्स जो हैं वो इस ग्रुप के सारे मिल जाएं। देखिए i की पावर अगर हम 1 लेंगे तो ये i आ जाएगा,
आई की पावर -2 लेंगे तो हम यहाँ पर आई स्क्वायर मिलेगा, वो -1 आ जाएगा। आई की पावर 3 लेंगे तो वो -i आता है, तो वो ये हमको मिल जाएगा। आई की पावर 4 लेंगे तो 1 आ जाएगा, तो ये मिल जाएगा। मतलब इसकी पावर हम 1 2 3 4 करेंगे तो हमको ये सारे जो हैं वो एलिमेंट मिल जाएंगे। वही काम इस -i की पावर 1 2 3 4 करने पर भी हमको ये सारे एलिमेंट मिल जाएंगे। तो इन्हीं को जनरेटर्स बोलते हैं। जनरेटर्स मीन्स कि जनक का क्या मतलब है कि हम उनकी पावर लें कुछ भी तो हमको यहाँ पर जो भी ग्रुप है उसके सारे एलिमेंट मिल जाएं। तो आप समझ गए होंगे कि ये केवल i और -i के साथ ही ऐसा होगा कि उनकी हम कुछ पावर्स लें और ये सारे एलिमेंट मिल जाएं। जैसे कि 1 की पावर अगर हम 1 करेंगे 2 3 4 कुछ भी करेंगे तो i -i हमको नहीं मिलेगा, तो 1 -1 जो है वो जनरेटर्स नहीं होंगे। आप समझ चुके होंगे, इतनी बात सही है। क्वेश्चन नंबर 60 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 जो है हमारा, 9 वस्तुओं का भार 15 किलोग्राम है। 9 वस्तुओं का भार 15 किलोग्राम है। यदि एक वस्तु और जोड़ दी जाए तो माध्य भार 15 किलोग्राम है। 9 वस्तुओं का माध्य भार 15 किलोग्राम है। तो इनका कुल भार आप देखिए कितना हो जाएगा। कुल भार यहां पर हो जाएगा 15 गुणे 9 बराबर 135 केजी। कुल भार इनका आ जाएगा 135 केजी। अब देखिए यहां पर हमें कहा गया है कि यदि इसमें एक भार और जोड़ दिया जाए तो माध्य भार जो है वो औसत मतलब उसका 16 किलोग्राम हो जाता है। तो वो हमको निकालना है कि कितना भार 10वीं वस्तु का भार कितना होगा। तो यहाँ पर हम 10वीं वस्तु का भार अगर x मान लें तो 135 प्लस x हो जाएगा हमारा कुल 10 वस्तुओं का भार, और 10 से भाग दे देंगे तो औसत भार आ जाएगा, और बराबर औसत भार यहाँ पर दिया गया है 16। अब हम इसको हल करेंगे तो 135 प्लस x बराबर 160 आ जाएगा। इससे x बराबर हमारा 25 केजी आ जाएगा। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई टू द पावर n इक्वल टू 1 दिया गया है और n का धनात्मक पूर्णांक मान हमको ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर इसको पहले हम थोड़ा सॉल्व करेंगे। इसमें अंदर कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1 प्लस आई इंटू नीचे वाले के कॉन्जुगेट से 1 प्लस आई अपॉन में 1 माइनस आई इंटू 1 प्लस आई और होल पावर यहाँ पर n इक्वल टू 1। तो ऊपर देखिए 1 प्लस आई का होल स्क्वायर, तो 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस 2i हो जाएगा, और नीचे ऐसे ही है यहाँ पर a प्लस बी a माइनस बी लग जाएगा, तो 1 माइनस आई स्क्वायर आ जाएगा कि होल पावर n इक्वल टू 1। ये हमको लेके चलना है। अब यहाँ पे देखिए आई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, नीचे यहाँ पे आई स्क्वायर माइनस 1 2 आ जाएगा, 2 अपॉन 2 2 भी कैंसिल हो जाएगा, आई टू द पावर n इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो इससे हमको n का न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक पता करना है। तो n की पावर 4 जब होगा, i की पावर 4 जब होगा तब वैल्यू 1 आएगी, तो n इक्वल टू 4 यहाँ पर इसका आंसर होगा। देखिए अगर n की वैल्यू 8 होती 12 होती तो भी यहाँ पर 1 आता, बट यहाँ पर हमको न्यूनतम पूर्णांक मान बताना है, तो n इक्वल टू 4 इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, e टू द पावर x x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 का क्यूब है। तो इसमें देखिए पहले तो हम करेंगे क्या, जो नीचे है वही ऊपर बनाएंगे, मतलब हम x प्लस 1 बनाएंगे तो एक 1 हमने ऐड किया है तो सब्ट्रैक्ट भी करेंगे तो -2 हो जाएगा अपॉन x प्लस 1 का होल क्यूब। ये इंटीग्रल बाय पार्ट का क्वेश्चन है। अब इसमें यहाँ पर देखिए हम इसमें अलग डिवाइड करेंगे तो ये e टू द पावर x इंटू 1 अपॉन x प्लस 1 का स्क्वायर आ जाएगा, और माइनस e टू द पावर x इंटू 2 अपॉन मल्टीप्लाई e की पावर x का नहीं करते हैं, e की पावर x हम अलग ही रख लेते हैं। e की पावर x के साथ इतना है, यहाँ पर हम इसको अलग ले लेते हैं। 2 अपॉन x प्लस 1 का क्यूब आएगा dx। तो अब यहाँ पर देखिए कि ये इस फॉर्म में आ गया है। फॉर्म आप देखिएगा, इसका सीधे आंसर यहाँ पर लिखा जाता है e की पावर x fx प्लस f डैश x अगर है इस तरीके का कि कोई फंक्शन है e की पावर x के साथ और उसका डिफरेंशिएशन भी है, तो इसका आंसर e टू द पावर x fx होता है।
यहाँ पर देखिए ये 1/x+1 के स्क्वायर का डिफरेंशिएशन ये -2/x+1 का क्यूब होगा, मतलब कि इसका डिफरेंशिएशन ये है। तो यहाँ पर ये कंडीशन लागू हो रही है, हम इस फार्मूले को यूज़ कर लेंगे। तो इसका आंसर e⁻x इंटू ये fx है, ये f' है, तो 1/x+1 का स्क्वायर, ये इसका आंसर आ जाएगा। इसका ऑप्शन जो सही है वो ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 63 पर आते हैं स्टूडेंट्स। b माइनस सी का होल स्क्वायर, c माइनस ए का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर इन AP ये दिया गया है और हमको पता करना है कि 1/b माइनस सी, 1/c माइनस ए, 1/a माइनस बी किस में होगा, मतलब AP में कि GP में कि HP में कि इनमें से कोई भी नहीं। तो साथियों ये क्वेश्चन जो है वो काफ़ी लेंदी है। मेरी आपको राय है कि इस तरह के आपको रिजल्ट्स याद होने चाहिए। अगर आपको TGT में ऐसे क्वेश्चंस करने पड़ते हैं, अगर आपको ऐसे 50 क्वेश्चन भी करने पड़ते हैं तो आपका समय इसी में चला जाएगा। तो ऐसे रिजल्ट्स यहाँ पर आपको लर्न होने चाहिए। ऐसे बहुत क्वेश्चंस होते हैं जिनके रिजल्ट्स आपको सीधे लिखने चाहिए, बट मैंने यहाँ पर इसका पूरा सोल्यूशन दिया है और बहुत विधिवत इसको हल किया है। आप इसको समझ लीजिएगा। ये पूरा हल करके मैं लाया हूँ 1/a माइनस बी, 1/c माइनस ए, 1/b माइनस सी जो है वो AP में होंगे। तो इसका ऑप्शन C जो है वो हमारा सही होगा। इसके लिए देखिए यहाँ पर ये AP में है तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया है, इसके बाद इसको हम सॉल्व करते आए हैं। तो आप इसको देख लीजिएगा, मैं आपका समय वीडियो में बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए। 1 + i⁴ माइनस 1 माइनस i⁴ इसका मान हमें निकालना है, कितना होगा। तो देखिए यहाँ पर हम इसको 1 + i का स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख लेंगे और 1 + i का स्क्वायर करेंगे तो 1 + i² + 2i आएगा, जैसा मैंने अभी पीछे एक क्वेश्चन किया, और होल स्क्वायर रहेगा। इसको ही वही 1 - i का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1 + i² - 2i का होल स्क्वायर। अब देखिए ये i² और 1 कैंसिल हो जाएगा, i² की वैल्यू -1 होती है, तो ये 2i का स्क्वायर ये 4i² हो जाएगा और -2i का स्क्वायर ये भी 4i² होगा। इस तरीके से ये कैंसिल होके आंसर 0 आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन जो है यहाँ पर C जो है वो सही होगा। क्वेश्चन नंबर 65 में आते हैं। शंकु का द्विघात समीकरण, व्यापक द्विघात समीकरण जो अक्षों से गुजरता है, इसका सीधे यहाँ पर ये फार्मूला है, ये आपको लर्न कर लेना है। B पार्ट इसका सही है, FYZ + GZX + HXY = 0। ये आपको रिजल्ट याद होना चाहिए, डायरेक्ट ही इसको लिखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 में आते हैं। x³ + ax² + bx + c ये एक त्रिघात बहुपद है। इसका एक शून्यक जो है वो -1 दिया गया है। देखिए इसका एक शून्यक -1 दिया गया है और अन्य दोनों शून्यकों का गुणनफल हमको ज्ञात करना है। शून्यक मतलब इसके जीरोज। तो यहाँ पर करना क्या है, सबसे पहले x = -1 इसका एक शून्यक है, तो हम इसको x = -1 इसमें हम रिप्लेस कर देंगे और बराबर 0 के रख देंगे। तो देखिए -1 का क्यूब -1 आएगा, -1 का स्क्वायर +1 आएगा, तो ये a बचेगा। यहाँ पे x = -1 रखेंगे तो -b + c = 0। इससे c = हमको मिल गया, यहाँ पर देखिए c की वैल्यू आ जाएगी, ये उधर जाएंगे, b - a + 1। देखिए ये वैल्यू इसकी आ जाएगी c की। अब हमको यहाँ पे अन्य दोनों शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करना है। तो ये देखिए एक 3 घातीय समीकरण है, इसको अगर बराबर 0 के रख देते हैं हम, तो इसके तीनों जो मूल होंगे उनका गुणनफल अल्फा बीटा गामा बराबर -c/a होता है। सॉरी, पहला ये होता है माइनस और ये प्लस और फिर माइनस, नहीं ठीक है, यहाँ पर ये माइनस होगा तो ये माइनस का c आ जाएगा यहाँ पर। अब हम यहाँ पर एक मूल जो कहा गया है कि -1 है, तो हम गामा मान लेते हैं कि -1 है, तो गामा की वैल्यू -1 हमने रख दी, तो ये माइनस माइनस कैंसिल होके अल्फा × बीटा = c आ जाएगा। अब अल्फा × बीटा क्या है, हमारे दो मूल या शून्यकों का गुणनफल है, तो वही यहाँ पर c हमको निकालना था और c की वैल्यू हम यहाँ पर निकाल चुके हैं, b - a + 1, यानी कि इसका आंसर जो c आया है वो किसके बराबर होगा, b - a + 1 के बराबर होगा। तो इसका ऑप्शन जो हमारा यहाँ पर सही है वो ऑप्शन A सही है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 67 पे। क्वेश्चन नंबर 67 में देखिए 2 - 3 1 और
3 माइनस 1 2 ये व्यास के सिरे दिए गए हैं किसी गोले के, और उस गोले का समीकरण निकालना है। तो उसके लिए सीधे यहाँ पर फार्मूला है x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू वाई माइनस y2 प्लस z माइनस z1 इंटू जेड माइनस z2 बराबर 0। आप इसमें ये x1 y1 z1 और x2 y2 z2 ये वैल्यू रख के आप इसको बहुत सिंपली सॉल्व कर लेंगे। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4y माइनस 3z प्लस 11 इक्वल टू 0। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही है। साथियों, मैं यहाँ पे इस तरह के कैलकुलेशन करके आपका समय नहीं बर्बाद करना चाहता हूँ, इसलिए ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, तीन बल यहाँ पर P, 2P और 3P किसी त्रिभुज ABC की भुजाओं के अनुदिश लगे हुए हैं, ऐसा कहा गया है, और परिणामी बल हमको निकालना है। तो देखिए यहाँ पे इसको अगर हम एक्सेस पे ले लेते हैं तो इसको आप देखिएगा, समझिएगा। पहला हम क्षैतिज यहाँ पे ले लेते हैं तो एक्स एक्सेस की दिशा में ये बल P हो जाएगा, और फिर यहाँ पर दूसरा बल 2P जो है, देखिए यहाँ पर ये 120 डिग्री होगा, तो यहाँ पर 120 डिग्री इससे इस पे लगेगा, ये 2P फोर्स हो जाएगा, जो कि यहाँ पर 120 डिग्री के कोण पर धनात्मक एक्स अक्ष से लगेगा। इसके बाद ये तीसरा 3P जो है वो इस दिशा में आएगा, तो यहाँ पर ये भी एंगल देखिए 120 होगा, इसका बाहर वाला एंगल, तो इधर 120 और अगर हम बढ़ा लेंगे तो ये एंगल हमको मिल जाएगा 240 डिग्री। तो कुल मिला के ये 3P 340 डिग्री पे होगा। P एक्स एक्सेस से 0 डिग्री, 2P 120 डिग्री और 3P जो है वो 240 डिग्री पर होगा। तो अब यहाँ पर इनके लिए फार्मूला है x इक्वल टू, इनके यहाँ पर हम घटक लेते हैं P कॉस, देखिए x से इसका एंगल 0 है तो कॉस 0 प्लस 2P कॉस इसका 120 डिग्री है प्लस 3P कॉस इसका 240 डिग्री है। अब इसमें आप इनकी वैल्यूज निकाल के इसको सॉल्व कर लीजिएगा, तो इसकी वैल्यू जो हमारी आएगी माइनस का 3/2P आएगी x की वैल्यू। सेम अब यहाँ पर कैपिटल Y जो है हमारा, इसके लिए रिजल्ट है P साइन 0 आएगा, प्लस अब यही फोर्सेस और एंगल बस साइन में ले लेंगे हम, 2P साइन 120 आएगा प्लस 3P साइन 240 आएगा। अब इनकी भी वैल्यू रख के आपको सॉल्व करनी पड़ेगी, तो ये हमारा आ जाएगा माइनस √3/2P। एक्स और वाई की जो वैल्यूज आ गई हैं, अब यहाँ पर जो हमारा फार्मूला है R इक्वल टू √x² प्लस वाई स्क्वायर, तो R इक्वल टू √x², इसका स्क्वायर लेंगे तो 9P²/4 आएगा, और प्लस इसका स्क्वायर लेंगे तो 3P²/4 आएगा। इस तरीके से इसकी वैल्यू √3P आ जाएगी, तो √3P इसका ऑप्शन ए जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। cos A इक्वल टू साइन B अपॉन 2 साइन C गिवन है, और हमको पता करना है कि ये कैसा त्रिभुज होगा, समद्विबाहु समबाहु। तो इसके लिए यहाँ पर हम फार्मूला लगाएंगे, cos A इक्वल टू होता है B² प्लस C² माइनस A² अपॉन 2BC, और साइन B इक्वल टू जैसे B के लिख दिया और साइन C के लिख दिया, तो यहाँ पर K कैंसिल हो जाएगा, ये 2C कैंसिल हो जाएगा, ये इधर देखिए B² हो जाएगा, जाके B² भी कैंसिल हो जाएगा, तो C² माइनस A² इक्वल टू 0, मतलब कि C इक्वल टू A आ जाएगा। तो ये समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन जो है वो ए जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 70 पर आते हैं। 70 क्वेश्चन जो है, देखिए यहाँ पर दो वक्र दिए गए हैं, y² इक्वल टू x और x² इक्वल टू y, इनसे घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए ये दोनों ही पैराबोला हैं, ये हमारा ये जो है वो y² इक्वल टू x है, और इधर ये इस तरह सा जो पैराबोला होता है ये हमारा x² इक्वल टू y होता है। इनके बीच का ये क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। सबसे पहले हम इनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेंगे, तो देखिए 0 0 और 1 1 इसका इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाएगा, ये आप बहुत आराम से कर सकते हैं। अब इसके लिए इसमें फार्मूला है a टू b y1 माइनस y2 dx। A टू B यहाँ पर ये जो x हैं एब्सेस आए हैं इंटरसेक्शन पॉइंट्स के, वो लिए जाएंगे 0 to 1। y1 ऊपर वाला कर्व जो है, इससे y की वैल्यू, तो देखिए इससे y की वैल्यू √x आ जाएगी, माइनस y2 नीचे वाले कर्व से y की वैल्यू मतलब इससे, तो ये हमको मिल जाएगी x²। अब हम यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे, तो आंसर हमारा आ जाएगा 1/3। ये बहुत आसान जो काम है वो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, इसका ऑप्शन सी जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 71 पर आते हैं।
71 में देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू 11 ये हमको गिवन है और एक्स क्यूब माइनस 1 बाई एक्स क्यूब की वैल्यू निकालनी है। तो इसमें हम फार्मूला लगाएंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, ए माइनस बी तो ये एक्स माइनस 1 बाई एक्स हो जाएगा, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और फिर होता है प्लस ए बी यानी कि एक्स इंटू 1 बाई एक्स, तो ये केवल 1 आ जाएगा कट के। अब हमको देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू तो गिवन है और एक्स माइनस 1 बाई एक्स की चाहिए। तो पहले अब हम एक्स माइनस 1 बाई एक्स की वैल्यू निकालेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2 आ जाएगा, एक्स और 1 बाई एक्स कैंसिल होके। तो इसकी वैल्यू जब हम यहाँ पर देखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू 11 है, तो ये 11 रख देंगे यहाँ पे, 11 माइनस 2 ये हमें 9 मिल जाएगा। अब हम इसकी वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं, एक्स माइनस 1 बाई एक्स, इसकी वैल्यू देखिए इससे 3 आ जाएगी, यहाँ पर 9 है वैल्यू स्क्वायर में तो वैल्यू 3 आ जाएगी, और इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू 11 और प्लस 1 तो ये 12 इंटू 3 ये 36 इसका आंसर आ जाएगा। इसका ऑप्शन डी जो है वो हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 72 पे आते हैं। देखिए यहाँ पर दिया गया है जी एक दिया गया है ग्रुप 1 माइनस 1 आई माइनस आई, तो हमको माइनस आई का क्रम ऑर्डर हमको बताना है। अब क्रम का क्या मतलब है कि इसका हम कितनी बार मल्टीप्लाई करें कि आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए। तो यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट 1 होता है, वो अभी मैं बताऊंगा कि ये क्या होता है आइडेंटिटी एलिमेंट। तो आई माइनस आई का कितनी बार गुणा करने पर 1 आ जाए, तो देखिए माइनस आई का जब हम 4 बार गुणा करेंगे मतलब इसकी पावर 4 लेंगे तब 1 आएगा। तो कुल मिला के यहाँ पर आंसर जो है वो 4 हो जाएगा, इसका क्रम जो है वो 4 आएगा। अब आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है इस बात को आप समझिएगा। आइडेंटिटी एलिमेंट ऐसा एलिमेंट होता है ग्रुप का जिसका कि बाकी जितने भी मतलब एलिमेंट हैं उनमें गुणा करने पर वही एलिमेंट आ जाए। मतलब 1 का हम जब -1 में गुणा करेंगे तो -1 आएगा, 1 का आई में गुणा करेंगे तो आई आएगा, 1 का माइनस आई में गुणा करेंगे तो माइनस आई आएगा, 1 का 1 में गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा। तो 1 एक यहाँ पर ऐसा नंबर है, एलिमेंट है जिसका कि किसी भी एलिमेंट में गुणा करने पर वही एलिमेंट आता है। तो ऐसा एलिमेंट जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट कहलाता है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट यहाँ पर 1 हो गया हमारा। अब यहाँ पर माइनस आई का कितनी बार गुणा करने पर आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाएगा वो इसका क्रम होगा। तो माइनस आई का 4 बार गुणा करने पर 1 आ जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाएगा। तो कुल मिलाकर इसका क्रम जो है वो 4 होगा। आप समझ चुके होंगे जो मैंने यहाँ पर बताया है। तो अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 73 पर। 73 क्वेश्चन देखिए, इसमें a बराबर 2b दिया गया है और मॉड a माइनस बी पाई बाई 3 दिया गया है, और हमको यहाँ पर एंगल सी पता करना है। तो हम यहाँ पर साइन रूल यूज़ करेंगे, a अपॉन बी इक्वल टू साइन ए अपॉन साइन बी। इसमें हम कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल लगा देते हैं, a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी, ऊपर सम लेते हैं नीचे डिफरेंस, यहाँ पर भी साइन ए प्लस साइन बी अपॉन साइन ए माइनस साइन बी हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए a बराबर 2b दिया है तो a बराबर 2b रखेंगे तो ऊपर 3b आ जाएगा, 2b माइनस बी नीचे b आ जाएगा। इधर हम साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला लगा देंगे तो 2 साइन a प्लस बी बाई 2 कॉस a माइनस बी बाई 2 आ जाएगा, अपॉन में 2 कॉस साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला लगा देंगे तो 2a प्लस बी बाई 2 और साइन कॉस a प्लस बी बाई 2 साइन a माइनस बी बाई 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर 2 कैंसिल हो जाएगा, b कैंसिल हो जाएगा। देखिए तो हमको मिलेगा यहाँ पर 3 इक्वल टू ये 10a प्लस बी बाई 2 आ जाएगा, 10a प्लस बी बाई 2, और ये देखिए यहाँ पर इतना जो है वो कॉट a माइनस बी बाई 2 आएगा। तो यहाँ पे कॉट a माइनस बी की वैल्यू हम यहाँ पे 60 डिग्री है ये रख देंगे तो ये 30 डिग्री आ जाएगा। तो इससे हमको 10a प्लस बी बाई 2 बराबर मिल जाएगा 3 अपॉन कॉट 30 की वैल्यू √3 रख दी तो ये √3 आ जाएगा। तो a प्लस बी बाई 2 जो है वो 10 में देखिए 60 डिग्री होता है तो ये 60, तो a प्लस बी जो है वो 120 डिग्री आ जाएगा। तो एंगल सी 180 में हम a और b सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो एंगल सी इक्वल टू 60 डिग्री आ जाएगा। तो कुल मिला के यहाँ पर पाई बाई 3 मतलब इसका ऑप्शन जो है पाई बाई 3, यहाँ पर ऑप्शन बी जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, एक आपको यहाँ पर ये पैराबोला दिया गया है और एक ये लाइन दी गई है यहाँ पे, और इनके बीच के हमको एरिया क्षेत्रफल निकालना है।
तो यहाँ पे देखिए ये जो ये पैराबोला है 3x स्क्वायर इक्वल टू 4y, ये ऊपर की ओर होगा, और ये जो लाइन है 2y इक्वल टू 3x प्लस 12, ये इस तरीके की लाइन होगी। मैंने इसको यहाँ पर पहले ही सॉल्व कर दिया। इस तरह का क्वेश्चन मैं पीछे भी बता चुका हूँ। सबसे पहले इसका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे। देखिए ये सॉल्व करके इंटरसेक्शन पॉइंट पूरा निकालने की जरूरत नहीं होती, केवल x की वैल्यूज़ को हमको जरूरत होती है, वही हमको लिमिट रखनी होती है। तो यहाँ पे -2 4 आ जाएगा, ये लिमिट हो जाएगा। और y1 माइनस y2 dx, y1 ऊपर वाले कर्व से मतलब लाइन से हम यहाँ पर y की वैल्यू निकाल लेंगे, और नीचे वाला कर्व यानी कि पैराबोला, इससे हम y की वैल्यू निकाल के यहाँ पे रख देंगे। और बस अब इस इंटीग्रेशन को हम सॉल्व कर देंगे तो आंसर हमारा ये 27 आ जाएगा। इसका पार्ट जो है डी जो है वो सही पार्ट है यहाँ पर। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 75। देखिए यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू a टू द पावर x माइनस x टू द पावर a अपॉन x टू द पावर x माइनस a टू द पावर a इक्वल टू -1, ये गिवन है और a की वैल्यू हमको निकालनी है। तो हम यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल यूज़ करेंगे। इसमें ऊपर नीचे को जो भी यहाँ पे लिखा है उसको हमने विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट कर दिया। एल हॉस्पिटल रूल आप जानते होंगे कि ऊपर नीचे हमको डिफरेंशिएशन करना होता है। तो देखिए a की पावर x का a की पावर x log a माइनस x की पावर n का फार्मूला इसमें लगा दिया, a x की पावर a माइनस 1 अपॉन x की पावर x का हम रफ में log लेके कर लेंगे तो x की पावर x 1 प्लस लॉग x हो जाएगा, a की पावर a का 0 -1 रखा रहेगा। अब इसमें हमने लिमिट लगा दी, x की जगह a रख दिया और बहुत सिंपली यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करके ये पूरा मैंने आपका समय बचाने के लिए इसको सॉल्व कर दिया है। a की वैल्यू जो है वो 1 आ जाएगी, a की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही है। तो साथियों मैंने यहाँ पर बहुत कम समय आपका बर्बाद करते हुए कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस का सलूशन आपको दे पाऊँ। अब बचे हुए क्वेश्चंस का सलूशन मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।